नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, मैं हूं विवेक मित्तल। आज हमारे साथ मार्केट पर बात करने के लिए एक बिग वॉइस मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं केतन गुजराती जी, फंड मैनेजर हैं इक्विटी क्वांटम एएमसी के। केतन सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड सर, मार्केट पर पहला आपका टेक लेना चाहता हूं कि जिस तरह का मार्केट चल रहा है, इंडेक्स लेवल पर हम काफ़ी अच्छा लेवल पर आ चुके हैं। 26,000 ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से हम थोड़ा दूर हैं। वहीं हम दुनिया भर के बाज़ारों में देख रहे हैं कि सेल ऑफ शुरू हो चुका है। हमें डरना चाहिए या हिम्मत दिखानी चाहिए? सबसे पहले विवेक, मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जैसे आपने कहा कि मार्केट्स ऑलरेडी एक अपने हाई के पास पहुंचे हैं। पर अगर आप लास्ट एक साल का रिटर्न देखेंगे, हम अभी भी 20% पीछे है बाकी मार्केट्स के हिसाब से। तो उस हिसाब से बाकी मार्केट्स में नीचे आना साजिक है और वो आने ही थे। और दूसरी चीज, मतलब हम लोग इसलिए पीछे रहे क्योंकि हमारे कंट्री के जो इंडेक्स में जो अभी ज्यादातर बातें हो रही है एआई के बारे में, एआई रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, उसमें हमारे इंडेक्स में ऐसे कोई स्टॉक्स नहीं है जो एआई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जबकि आप दूसरे कंट्रीज देखेंगे, कोरिया है, जैसे आप ताइवान देखेंगे या यूएस देखेंगे, इंडेक्स के 5 से 10 स्टॉक इनके सबके एक एआई रिलेटेड थीम से जुड़े हैं और उसमें काफी बढ़ोतरी आ रही है। तो वो इंडिया में नहीं थे, इसलिए एक साल हम लोग थोड़ा पीछे रहे। बट वी आर होपिंग कि अभी एक साल में ये चीज की थोड़ी उलट पलट होगी और शायद हम उतने ना गिरे जो बाकी मार्केट्स गिरेंगे, तो ये उम्मीद है। बिल्कुल। तो सर, मतलब हम एक सेफ ट्रेंड में कह सकते हैं अपने को, या हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने जो ट्रेड डील है या डिलेड डील है, इसको डिस्काउंट कर लिया? तो टू सम एक्सटेंड अगर थोड़ा थोड़े हद तक ये जरूर हुआ है। आप अगर जो स्टॉक्स इससे डायरेक्ट प्रभावित थे, वो स्टॉक्स गिर चुके हैं। आप अगर देखेंगे टेक्सटाइल स्टॉक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, और जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट करती थी जैसे ऑटो एंसिलरीज थी, ये काफी डाउन। ये स्टॉक्स आर मतलब उन्होंने दिखा दिया है कि उनपे जो भी प्रभावित है जितने, वो उतने गिर चुके हैं। तो अभी जो भी आएगी पॉजिटिव न्यूज की उम्मीद है। अगर ट्रेड डील हो जाती है तो इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। और दूसरी चीज ये भी समझनी है कि मार्केट में ट्रेड डील रिलेटेड उतना इम्पैक्ट नहीं है। देखिए, अगर पूरा इंडेक्स भी देखे या 95% जो अपना मार्केट है, मार्केट कैप के हिसाब से, ये ट्रेड डील से प्रभावित नहीं है। ये अपना डोमेस्टिक थीम पे चलता है, और अगर चलता है तो वो भी अगर ग्लोबल मेटल्स या आईटी सर्विसेज इस बुनियाद पे चलता है, तो उस हिसाब से हमें मार्केट या इंडेक्स लेवल पे वो भय नहीं था। क्या भय था? तो एफआईआई किस तरीके से भारत को देखते हैं, ये ज्यादा भय था, और एफआईआई इसे बेचे जा रहे थे। तो शुरू में जो ट्रेड डील की उलझा था, तब ऐसे पता था कि सर ट्रम्प थोड़ा ट्रेड टैरिफ डालने की बात कर रहे थे। पर जब वापस चीजें चली, जब फिर न्यूज फ्लो चेंज हो गया, उसमें फिर ये पता चला कि ट्रम्प साहब खाली एक या दो सेगमेंट, जो जेम्स ज्वेलरी या टेक्सटाइल, यही सेक्टर पे टैरिफ आ रहा है, ना कि आईटी और फार्मास्यूटिकल्स। तो उधर ही उसी टाइम पे ट्रेड डील से हमारा मार्केट मूव होना बंद हो गया था। तो हमें ये उम्मीद है कि अभी थोड़ा एफआईआईज भी हमें एक अच्छी तरीके से मतलब एनालाइज करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि इंडिया की जो अंदरूनी ग्रोथ है, जो बढ़ोतरी है, उसके बेसिस पे अगर वैल्यूएशन बनते हैं, तो शायद और पैसा आना चालू होगा। तो मे भी ट्रेड डील की सारी चीजें बेक्ड इन है और पता चल गया है लोगों को, तो ऐसा कुछ नया तो ऐसा लग नहीं रहा है कि उसकी वजह से मार्केट प्रभावित हो रहा है। सर, इंडिया इस समय तीन ट्रेड डील्स पर बात कर रहा है। एक का इंडिया यूएस, एक का इंडिया यूरोप, और तीसरा है इंडिया रशिया, जिसमें की बातें हो रही हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे वो गए हुए थे रशिया, और काफ़ी कुछ बातचीतें हुई। और ये भी माना जा रहा है कि पुतिन इंडिया में आएंगे तो उससे पहले शायद हम डील को अनाउंस कर देंगे। ट्रम्प साहब रोज कुछ ना कुछ ट्वीट करके, या हमारे यहाँ से पीयूष गोयल साहब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि डील जल्दी सुनने को मिल जाएगी, कुछ हो जाएगा। हम ये मान सकते हैं कि सर, अगर ये दिसंबर तक तीनों डील हो गई, तो इंडियन मार्केट हमें एक अलग ही दिशा में दिखेगा, मतलब हम अपने एक नए बुल रन में प्रवेश कर जाएंगे। जरूर एक एक इसमें ये जरूर होगा कि अगर ट्रेड डील होती है
तो एटलीस्ट वो जो उसमें जो एक दुविधा थी कि ट्रेड डील से क्या प्रभाव हो सकता है इंडियन इकोनॉमी पे, वो दुविधा पूरी क्लियर हो जाएगी। तो एटलीस्ट जो कंपनियां हैं जो अभी रुकी है बढ़ोतरी करने के लिए या केपेक्स करने के लिए, वो एक केपेक्स करना चालू कर देगी, तो उससे बढ़ोतरी आएगी। और ट्रेड डील की जो जहां तक बात है, आप देखेंगे ग्लोबली सारी कंट्रीज एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कोई ना कोई एग्रीमेंट पे पहुंच रहे हैं। एक नए स्तर पे एक चीज डील हो जाएगी, उसके बाद ये चीज एक हानिकारक नहीं रहेगी। मतलब एक साल जो इसने इम्पैक्ट या प्रभाव लाना था वो चीज आ चुकी है, और उसके बाद यहाँ से गुड न्यूज मिलने की ही उम्मीद है। नए स्तर पे जाके लोग सेटल होंगे, पता करेंगे कि अच्छा अगर मेरा कॉस्ट इतना बढ़ने वाला है तो उस हिसाब से मैंने अपना प्राइसिंग रखना है या ऐसे धंधा मैंने करना है। वो चीज एक बार सर्टेनिटी आ जाएगी तो जो एंटरप्रेन्योर्स है या जो कंपनियां हैं जो रुकी थी अपना केपेक्स प्लान के लिए फैक्ट्री बनाने के लिए, वो अपना फैक्ट्री डालना चालू कर देगी। तो इट विल क्या बोलते हैं, इसे एक बढ़ोतरी मिलेगी, एक या पुश मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं कि वो चीज की वजह से मुझे लगता है कि अगले साल और 18 महीने बाद मार्केट एक मच बेहतर अर्निंग ग्रोथ या लेवल पे रहेगा। ठीक है सर। सेंटा रैली देख सकते हैं, अक्सर सेंटा रैली बड़ी मशहूर होती है मार्केट में, और अब हम चूंकि क्रिसमस से ऑलमोस्ट 1 महीने पीछे हैं, तो सेंटा रैली इंडिया में आएगी? सेंटा रैली आती जरूर है, क्योंकि काफी मार्केट जो बाहर है वो लोग ईयर एंड उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट करते हैं। तो आखिरी के दौर में 8-10 दिन काफी बाइंग होती है, और उस वजह से हो सकता है कि सेंटा रैली आए। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग थोड़ा आगे का अर्निंग्स ग्रोथ और इंडिया की स्टोरी पढ़े, तो उन्हें भी इसमें दिखेगी कि अरे ये तो लॉन्ग टर्म में, मतलब आगे जाके इंडिया में तो काफी ग्रोथ आनी है। और अगर पॉजिटिवली देखे तो शेयर्स की तरफ एकदम पॉजिटिवली देखना चाहिए और उसे खरीदारी चालू करनी चाहिए। तो हम तो उम्मीद रखते हैं यही चीज। जी। सब मिड कैप स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया मार्केट को ब्रॉडर बेसिस पर। अगर हम देखें 26,000 पर आ गए, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियोज आज भी नेगेटिव साइड पर ही चल रहे हैं, 20-25%। आपको लगता है कि 2026 वुड बी द ईयर जहां पर कि हम मिड कैप स्मॉल कैप की इस परेशानी से निकल पाएंगे, या अभी भी 2026 ऐसा ही रहने वाला है कि इंडेक्स को वो देखता रहेगा चलते हुए, और वो इसी तरह से लैगार्ड बेसिस पर बैठे रहेंगे? इसे मैं थोड़ी दूसरी तरीके से देखना चाहूंगा। विवेक, देखिए कैसा है, स्मॉल एंड मिड कैप में ना काफी डाइवर्सिफाइड है स्मॉल एंड मिड कैप। लार्ज कैप ऐसा नहीं है। लार्ज कैप में आप देखेंगे ज्यादातर के फाइनेंशियल्स, आईटी, एफएमसीजी जो बड़ी कंपनियां हैं, मेजॉरिटी लार्ज कैप यही है। बट मिड एंड स्मॉल कैप में काफी डाइवर्सिफाई होता है, डाइवर्सिफाइड सेक्टर होता है। पिछले 5 साल में जो हुआ वो इस वजह से ऐसे हुआ, जब कोविड में इनकी अर्निंग्स इतनी ज्यादा पिटी हुई थी कि वो अर्निंग उनकी नॉर्मल लेवल पे आनी थी। तो वो जब नॉर्मल लेवल पे अर्निंग आई तो उनकी बढ़ोतरी बहुत तेज हुई वर्सेस लार्ज कैप। तो इस वजह से एक साथ में सब लोग बढ़े, मतलब ऐसा हुआ कि सब साथ में गए और उन्होंने साथ में मजे किए। अब ऐसा होगा कि थोड़ी बहुत दरारें आई है कोई सेक्टर्स में, और थोड़े सेक्टर्स में टर्न अराउंड आया है कि जो कि लास्ट ईयर खराब था बट अभी इस साल से अच्छा होगा। और थोड़े सेक्टर्स में ऐसे दरारें हैं कि शायद वो नहीं ठीक कर पाएंगे 1-2 साल में, तो उसमें कंटिन्यू होगा कि सेल ऑफ जारी रहेगा। बट बचे हुए सेक्टर्स में उभर सकता है कि वैल्यू इमर्ज हो गई है, और ये सेक्टर्स उभर सकते हैं अभी ऊपर जाने के लिए। तो जहां तक मैं समझता हूँ एक या दो सेक्टर जरूर हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल्स है। काफी फाइनेंशियल एनबीएफसीज या स्मॉल बैंक जो है वो उतने नहीं परफॉर्म किए लास्ट 5 साल में। दूसरा ऑटो एंसिलरी, उसने भी इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं किया है, वो शायद अगले साल, अगले 1-2 साल अच्छा ग्रोथ करेगा। तो अगर आप पिक एंड चूज करेंगे, आप बोलते हैं कि आप थोड़ा रिसर्च करके ऐसे स्टॉक्स चुनेंगे, तो शायद आपको एक अच्छा अनुभव आ सकता है। और मैं ये कहूंगा कि आज के डेट में भी लार्ज कैप एज अ होल, अगर आप पूरा बास्केट देख रहे हैं तो लार्ज कैप शायद अभी भी बेहतर करेगा आगे जाके। पर आपको अगर अल्फा लाना है, या तो फिर आपको अगर ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी चाहिए जो कि एकदम जो लार्ज कैप में नहीं मिलेगी, वो स्मॉल कैप में आप जरूर उठा सकते हैं रिसर्च करके। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर यही था कि अल्फा कैसे जनरेट हो मार्केट में, क्योंकि लोग परेशान हैं अल्फा कमाने के चक्कर में, अल्फा बनाने के चक्कर में।
उन्होंने अपनी कैपिटल को बहुत खोया है पिछले सितंबर 2024 के बाद से। ऑलमोस्ट जो हाई लगा था वहाँ से लेके अभी तक 1.25 साल में लोगों ने बहुत पैसा खोया। हालांकि अभी पीछे मैं कुछ एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी देख रहा था, लाइक गोल्डमैन सैक्स वगैरह की रिपोर्ट्स आई थी या मॉर्गन की आई थी, तो जिसमें कि दे आर वेरी बुलिश ऑन इंडिया। मतलब उन्होंने अपना न्यूट्रल जो स्टांस था उसको पॉजिटिव आउट परफॉर्म में बदल दिया है। आपको क्या लगता है कि इस साल हमारा अल्फा बनेगा तो कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा? ओके, सो अभी पॉजिटिव होने की जरूरत भी है, क्योंकि एक साल हमारा रिटर्न काफी खराब रहा है और काफी स्टॉक्स में आपने जैसे कहा कि काफी स्टॉक्स ऑलरेडी सेल ऑफ हो चुके हैं। सो यहाँ से इंक्रीमेंटली न्यूज थोड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए, और यहाँ पे हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ आती रहेगी और वो सेक्टर शायद लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। तो मैं जैसे समझता हूँ कि अल्फा जनरेशन के लिए आपको एक बारबेल जैसा स्ट्रेटेजी बनाना। बारबेल मतलब क्या होता है कि एक जो कोई पोर्टफोलियो का पार्ट है उसको आप काफी सेफ स्टॉक्स और जो लॉन्ग टर्म में अच्छा करते रहेंगे वैसे स्टॉक से बनाएं, और दूसरा जो भाग है उसको थोड़ा सा रिस्की सेक्टर्स जहाँ पे टर्न अराउंड की उम्मीद है वहां पे आप अपना बनाएं। तो जैसे हम कर रहे हैं हमारे फंड में, हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि आधे कंपनीज हमारे जो ब्लू चिप जैसे माना जाता है, आईटी कंपनीज या फाइनेंशियल्स या प्राइवेट बैंक्स जो है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। इसके अंदर आप देखेंगे उम्दा से उम्दा गवर्नेंस है। इन्होंने पिछले 20 25 30 साल में भयंकर वेल्थ जनरेट किया है, काफी कमाई हुई है इसमें, और ये होती रहेगी क्योंकि हमें इससे इधर से आगे ग्रोथ ही करनी है। और दूसरा जो छोर है उधर, वहां पे हम लोग ऐसे कंपनीज देख रहे हैं जहां पे 3 4 साल थोड़ा स्लो डाउन आया था, कोई रेगुलेशन के तौर पे या कोई तो कंपनी स्पेसिफिक इश्यू की वजह से या कोई कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से। तो वो थोड़े से टर्न अराउंड टाइप स्टॉक्स है जिसके अंदर अर्निंग्स पिटी हुई है अभी के लिए, पर ये बढ़ने वाली है। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स है? वो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये जो इंडस्ट्रीज है बहुत ही ब्लू चिप नहीं मानी जाती है कंपनीज, ये अच्छी कंपनीज है, गुड कंपनीज, बट इनमें लास्ट 4 5 ईयर से अर्निंग थोड़ी इंपैक्टेड थी। वो हम सोच रहे हैं कि इनकी जो मुनाफा है ये बढ़ने वाला है उस तौर पे। तो वो एक जगह है। और दूसरा मैंने जैसे पार्ट का जो एकदम सेफ जगह है कि जो लूची कंपनी कहलाई जाती है, वहां पे आपने रखना चाहिए। तो 50 50 बैलेंस कीजिए और उस हिसाब से आप पोर्टफोलियो बनाइए। आप अपने सेक्टर्स चूज कर सकते हैं जो आपको समझ में आते हैं या आपने रिसर्च की हो, पर ऐसे दोनों दोनों साइड की पोर्टफोलियो और पहलू को समझे। एक ही चीज पे फोकस करना थोड़ा सा घातक रह सकता है, क्योंकि मान लो जैसे टर्न अराउंड या स्मॉल एंड मिड कैप में आप ज्यादा हावी हो हो सकता है कि सडनली आपको एक झटका लगे और उस टाइम पे आप पैनिक कर जाओ। तो उससे अच्छा है कि ये बारबेल स्ट्रेटेजी लेके चले और उसको बढ़ाते रहे अपना वेल्थ। तो इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल्स में कुछ स्पेस हुए, और सर ने बताया कि कौन कौन सी पर्टिकुलर थीम है जहां पर कि आपको मार्केट से बेहतर रिटर्न मिल सकता है, विच इज़ कॉल्ड अल्फा, कि मतलब आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर ले। लेकिन सर अगर मैं बीटा की भी बात करूं तो बहुत से लोग जो शार्प ट्रेडर होते हैं उनको बीटा ज़्यादा इफेक्ट करता है कि इंडेक्स जितना मूव हुआ उससे ज़्यादा उनके स्टॉक्स में मूवमेंट आ गया, तो वो वॉलेटिलिटी पसंद करते हैं। इस साल जो पिछले कुछ महीनों से खास तौर से प्रॉब्लम स्क्रीन को देखने वालों लोगों की ये रही है कि स्क्रीन बिल्कुल फिक्स है, बहुत कम शेयर्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं। आपको लगता है जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं जहां पर कि मूवमेंट तेज होती है और अच्छी वैल्यू पर अगर वो आ गए हैं तो ये वैल्यू प्ले भी करने का समय है? जरूर, असल में यही मार्केट है जहां पे आप वैल्यू प्ले कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफा बढ़ने वाला मार्केट वहां पे स्टॉक्स हमारे रिसर्च करने के पहले भाग जाता है। तो उससे अच्छा ये समय मिला है हमको कि थोड़ा उसमें समय दे और उसको रिसर्च करे और धीरे धीरे करके उसे एक्यूमुलेट करे। तो दिस इज एक्चुअली ऐसा ये माहौल हम पसंद करते हैं। तो जब भी कोई वीकनेस आती है कोई भी रीजन की वजह से, डोनाल्ड साहब ने कुछ कहा या कुछ मॉनसून खराब रहा या कोई भी चीज से न्यूज जो आती है और वहां पे सेल ऑफ हो जाता है, तो वो समय होता है कि हम जब और शेयर्स जोड़ते हैं और उसे अपॉर्चुनिटी को ढूंढने जाते हैं। तो ये समय में आपने ये देखना है कि कौन से सेक्टर्स आपको समझ आते हैं और कौन से सेक्टर्स में आप ये तय कर सकते हैं कि अगली 2 साल में चीजें अच्छी होंगी, मुनाफे बढ़ेंगे। वो सेक्टर्स में आप पैसा जोड़ सकते हैं। सब मार्केट के रिस्क क्या है? अभी हमने सारी पॉजिटिव बातें की,
लेकिन तीन रिस्क मैं आपसे पूछता हूँ, लाइक जियोपॉलिटिकल रिस्क जो अक्सर आ जाता है, कभी भी आ जाता है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से या कहीं रशिया यूक्रेन वॉटेवर। दूसरा ट्रेड रिस्क की ट्रेड डील, बार बार डोनाल्ड ट्रंप अच्छा लगता है कि डील होने वाली, अचानक से कुछ ऐसा सडनली एब्रप्टली कोई ट्वीट कर देते हैं कि सारी कहानी ऐसा लगता है कि स्टोरी ओवर हो गई। तीसरा वैल्यूएशन रिस्क, जो इंडिया के साथ थोड़ा मार्केट बढ़ता नहीं है, वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठने लगते हैं। आपको क्या लगता है सर, कौन सा रिस्क सबसे बड़ा है इस समय इंडियन मार्केट के लिए? देखिए, इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, आपका जवाब दूंगा। पहले आप देखिए जियो पॉलिटिकल रिस्क। ये मैंने आज तक अपने करियर में इसे जाते नहीं देखा है, तो मैंने क्या कर लिया, इसके साथ मैंने दोस्ती कर ली। मैंने बोला जियो पॉलिटिकल रिस्क हमेशा रहेगा। कोई रशिया आएगा, कोई इसराइल आएगा, कोई यूएस आएगा, कोई इंडिया पाकिस्तान होगा, इसे हमें इससे दोस्ती करना है और इसे एज्यूम करना है कि अपने पीछे ये चीज रहेगी हमेशा। दूसरी चीज कैसी करेंगे, दूसरी चीज देखेंगे तो ट्रेड डील। जैसे मैंने कहा, इंडियन मार्केट्स के लिए ट्रेड डील की जो न्यूज है, ये न्यूज ज्यादा है, जबकि इम्पैक्ट ऑन क्या बोलते हैं, प्रभाव उतना नहीं है मार्केट में, क्योंकि 95 से अधिकतर परसेंट ऑफ द कंपनी जो लिस्टेड है, लिस्टेड स्पेस में है, ये ट्रेड डील से प्रभावित नहीं है। सो इसका खाली न्यूज फ्लो की वजह से, जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सेल ऑफ आ रहा होगा एफपीआई से, जो एफआई होते हैं, उतना ही प्रभाव है। तो इसे आप एक शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के लेके चलिए, और इसे अपने क्या बोलते हैं, अपेक्षाएं जो है, आप उसको अपेक्षाओं को कम ना करें, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म में ही रहेगा, लॉन्ग टर्म में ये चला जाएगा। तीसरी जो चीज है वैल्यूएशन रिस्क, ये रिस्क हमारे कंट्रोल में। ये रिस्क को हम कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो कम कैसे कर सकते हैं, तो आपने अगर देखना है कि आपके क्या वैल्यूएशंस पे आप शेयर्स खरीद रहे हैं, या आप अगर शेयर्स को वैल्यू नहीं भी करते, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, तो आप एक मान लीजिए इंडेक्स का वैल्यूएशन देखिए, उसे कंपेयर कीजिए लॉन्ग टर्म एवरेज क्या होता है। तो जैसे सेंसेक्स देख लीजिए या निफ्टी देख लीजिए, ये अभी देखो, एक मान लो एक 10% से 12% की हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूएशंस थोड़े कठिन है पैसा बनाने के लिए। तो आप क्या करें, आप 50% जो आपको निवेश करना है, 50% अभी डालिए, और फिर बचा हुआ जो 50% है वो धीरे 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 करके जोड़िए। आप एसआईपी कर सकते हैं, आप एसटीपी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। और अगर आप शेयर्स लेते हैं तो आप इसे 100 100 100 शेयर करके जोड़े, ना कि एक साथ 1000 शेयर्स खरीद ले। तो ऐसे करके आप वैल्यूएशन रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। इन तीनों रिस्क में आपने जैसे कहा, पहला रिस्क वो बना रहेगा, उसे हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उसे बैकग्राउंड में डालना है। दूसरा रिस्क ट्रेड डील वाला रिस्क, ये शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव लाएगा, लॉन्ग टर्म में आपकी अपेक्षा, आप निराश ना होइए। तीसरा वैल्यूएशन रिस्क, ये अपने हाथ में है, ये इसे कंट्रोल कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई कीजिए पोर्टफोलियो को, और अपना परचेसेस भी डाइवर्सिफाई कीजिए कि आप धीरे धीरे इसे जोड़ें। बिल्कुल ठीक है सर। तो रिस्क, आपने कहा कि एक रिस्क से दोस्ती करनी है, दूसरा रिस्क उतना है ही नहीं, और तीसरा रिस्क आपके हाथ में है। दैट मीन्स कि हमारे साथ जो मेन रिस्क थे, जिनसे मार्केट अक्सर घबरा जाता है, उनमें उतना ज़्यादा फियर है ही नहीं। और जो रिटर्न वाली साइड है, वो थोड़ी मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है कि आपने बोला कि सेंटा रैली के लिए भी तैयार रह सकते हैं हम लोग, और अगर ट्रेड डील्स हो जाती हैं तो देयर वुड बी ए न्यू काइंड ऑफ बुल रन, जो कि हमें अभी तक मार्केट से नदारत था, गायब था सितंबर 2024 के बाद से, तो वो भी हमें दिख सकता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि सर 2025 तो हमारा बड़ा ख़राब रहा इंडियन मार्केट का, जैसा आपने इनिशियली भी बोला था कि इंडियन मार्केट ने इमर्जिंग मार्केट को अंडर परफॉर्म किया। 2026 में हम छाएंगे और बाकी सब गिरेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, या मतलब बाकी सब अंडर परफॉर्म करेंगे, हम आउट परफॉर्म करेंगे? इसकी गुंजाइश जरूर हो सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में सुनाई समझ में आ रहा है कि ये जो एआई में काफी सारे पैसे जोड़े जा रहे हैं, जिसमें उनके प्रॉफिटेबिलिटी नदारद मुनाफे नहीं दिख रहे उनको। तो ये अगर डीले हो जाता है, तो जो ग्लोबल मार्केट्स है वो शायद कठिनाइयां में आ सकते हैं, क्योंकि वही थीम पे पैसे जोड़े जा रहे थे उन मार्केट्स में। अपने मार्केट्स में उसका ना बेनिफिट मिला, मतलब उसका हम लोग को कोई फायदा भी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि नुकसान भी नहीं होगा अगर वो रैली या तो वो फैड अगर चली जाती है तो उस हिसाब से हमारे मार्केट्स थोड़े से अलग चलेंगे। काफी लोग कहते हैं कि इंडियन मार्केट्स का ये बात रही है कि पिछले 4 5 साल में कुछ ज्यादा ही रिटर्न बने थे, इसलिए एक साल एक नमी, एक ये छाई थी कि एक पॉज लिया था हमने। तो जैसे कह सकते हैं कि अगर हम अपने लंबे जर्नी पे जा रहे हैं, तो हम लोग ने एक स्टॉप ओवर लिया था, एक लंच पीरियड था, और हम लोग वापस यहाँ से चलेंगे।
क्योंकि देखिए मार्केट जो है वो मुनाफे, जो कंपनी के मुनाफे होते हैं, जैसे जैसे उसमें बढ़ोतरी आती है वैसे मार्केट्स मूव करते हैं। 4 साल इतने बड़े मुनाफे की जो बढ़ोतरी के बाद एक साल समझ सकते हैं कि थोड़ा पॉज होगा। बिजनेसेस एक लाइन में ऊपर नहीं जाते, एक लकीर नहीं होती है सीधी, इसमें उतार चढ़ाव थोड़ा रहता है। फिर भी मुझे लगता है कि अगर 10 साल का आपका होल्डिंग पीरियड है या 3 साल का भी होल्डिंग पीरियड है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके मुनाफे कंपनियों के ऊपर जाएंगे और उसी तरीके से मार्केट भी ऊपर जाएगा इसे। तो आप अगर थोड़ा सा व्यू अपना 2 साल 3 साल का रखें, और बीच में जो भी उतार चढ़ाव आता है, जो भी न्यूज़ फ्लो आता है, उसमें आप और पैसे जोड़े, ना कि पैनिक होके रुक जाए, तो आपका जो अनुभव है या आपका जो इवन रिटर्न्स है वो इम्प्रूव ही होंगे। वो कम नहीं होंगे, एक्चुअली इम्प्रूव होंगे रिटर्न्स। बिल्कुल ठीक है सर। तो 2026 के लिए इन्हीं होप्स के साथ हम चलते हैं। और थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने के लिए मिला एंड बहुत कुछ जानने के लिए मिला। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन सर। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आपके शो पे आने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ गुजराती सर, जिन्होंने कि बताया कि किस तरह से हमें मार्केट को अब अगले एक साल के लिए सोचना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे इस कॉन्वर्सेशन में लगी वो थी दिसंबर का महीना, जहाँ पर कि सेंटा रैली भी आ सकती है अगर ये हमारी 3 खबरें मार्केट में आ जाती हैं, जिसको इंडियन गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम ये करने के लिए पूरे तरह से तत्पर हैं। ये 3 ट्रेड डील हुई और मार्केट में सेंटा रैली शुरू। तो ठीक है, वेट करते हैं। तो दिसंबर में सेंटा रैली के लिए तैयार। फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।